हेलो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बालक का विकास। दरअसल इसके पहले के 2 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे यूनिट एक साथ देख पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप फर्स्ट पेपर की कंप्लीट पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों थर्ड यूनिट की इस वीडियो में बात करते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, ताकि आपको ठीक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आए, सारे पॉइंट्स को आप ठीक तरीके से समझ पाएँ। तो वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों पहला टॉपिक आता है बाल्यावस्था की। बात करते हैं। बाल्यावस्था शिशुअवस्था के तुरंत बाद आरंभ हो जाती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक, व्यक्तिगत और शिक्षा संबंधित विभिन्न अवस्थाओं, रुचियों, आदतों एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं। इस अवस्था में बालकों में इच्छाओं, रुचियों एवं आदतों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं, वे लगभग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। अतएव बाल्यावस्था मानव विकास का क्रम की वह अवस्था है जिसमें मानव आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बाल्यावस्था के लिए ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों, पूर्ण बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण बाल्यावस्था की। तो लगभग 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, ये पूर्ण बाल्यावस्था है। पूर्ण बाल्यावस्था में एक सामान्य रूप से स्वस्थ बालक की लंबाई लगभग 47 इंच तथा उसका वजन 47 से 48 पाउंड होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है तथा सामाजिक समायोजनों को सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में अनुकरण, जिज्ञासा और समूह प्रवृत्ति आदि कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो बालक में पाई जाती है। बिल्कुल सरल लैंग्वेज यूज करी गई है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होवे। और अगर आप जो अर्जेंट एग्जाम के दिन भी अगर आप पढ़ेंगे, तो आसानी से सारे पॉइंट्स को समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। कुछ हार्ड जो वर्ड थे उनको यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारे नोट्स को तैयार किया गया है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख विशेषताएं क्या है पूर्ण बाल्यावस्था की। तो पहली विशेषता है, बालक पहली बार घर से अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है और वह स्कूल जाना शुरू करता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है, बालक में नवीन प्रवृत्तियां जैसे जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुकरण इत्यादि जन्म लेती है। अनुकरण का मतलब है दूसरे की नकल करना, तो वो यहाँ पर जन्म लेने लगती है। और इसके बाद में इस अवस्था में बालक की खिलौनों में रुचि बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट आता है, बालक सामाजिक अधिगम अनुकरण द्वारा करना इसी अवस्था में प्रारंभ करता है। समाज के जो नियम कायदे हैं उनको सीखना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में अगला बिंदु है कि बालक नए दोस्त बनाने की पहली शुरुआत इसी अवस्था में करता है। तो ये पांचों पॉइंट हो गया। इसके बाद में अगला बिंदु आता है, छठा पॉइंट, इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि कुछ मंद प्रकार की होती है। बालक नए रूपों में समायोजन की समस्या का सामना करता है। आठवां पॉइंट है, इसी अवस्था में भाषा कौशल विकसित होना शुरू हो जाता है। सामाजिक रूप में जब रहता है तो समाज की भाषा को सीखना शुरू कर देता है। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था लड़कियों में 6 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 6 से 14 वर्ष तक होती है। इस अवधि में शारीरिक परिवर्तनों की गति बढ़ जाती है, स्थायी दांत निकल आते हैं। यौन परिपक्वता तथा किशोर अवस्था का उदय इसी अवस्था में होता है। इस अवधि की मुख्य विशेषता समाजीकरण है। स्कूल में बच्चे अक्सर टोली बना लेते हैं। इसी अवस्था में बालक साहसिक कार्य करके, तरह तरह के अन्वेषण करके नए अनुभव प्राप्त करता है। इसी अवस्था में वह कठोरताओं को सहज कर लेता है। वह किशोरों की भांति क्रांतिकारी भावनाओं का प्रदर्शन कम करता है। इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं अब। तो पहली विशेषता है कि इस अवस्था में बालक मित्र मंडली बना करके रहना पसंद करता है। तो मित्र मंडली की अवस्था हो गई। इसके बाद में बालक स्वतंत्र होना इसी अवस्था से प्रारंभ करता है। तीसरा पॉइंट है, इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों की गति बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है, इस अवस्था में बालक द्वारा खुद कार्यों की शुरुआत की जाती है, जिससे उन्हें कुछ नए नए कौशलों को सीखना पड़ता है और नए नए अनुभव उन्हें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का। तो पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की बात करते हैं तो बालक का विकास वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण व क्षमताओं पर निर्भर करता है। गर्भधारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है तथा यहाँ से बालक के बुद्धि व विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती है। ये पैतृक गुण उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक के कद, आकृति, चरित्र, बुद्धि आदि को भी वंशानुक्रम संबंधित विशेषताएं प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने इसके बारे में एक कथन कहा है कि वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निश्चित कर देता है। तो ये वुडवर्थ का कथन भी आपको ध्यान में रखना है।
अब हम बात करते हैं दूसरे कारक की। दूसरा कारक है वातावरण। तो वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शिशुअवस्था से ही सभी प्रकार के विकास पर वातावरण जिसमें बालक रहता है का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। बालक के जीवन दर्शन शैली के स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोस तथा परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट हो पाता है। तो आसपास का जो वातावरण है वह भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले कारक की। तीसरा कारक है परिवार। तो बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। चाहे बच्चों का शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो या फिर सामाजिक, परिवार ही वह पहली इकाई है जहां विकास के सभी आयामों की नींव पड़ती है। शब्द, भाव, भंगिमा, वाक्य रचना, व्यवहार, शिष्टाचार आदि सभी बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। तो परिवार में जिस तरह का वातावरण रहता है बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। तो ये भी जो बड़ा कारक है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद में अगला कारक है विद्यालय। तो प्राय 5 वर्ष की आयु से सभी बालक स्कूल जाने लगते हैं। विद्यालय के द्वारा बालक को विभिन्न क्षेत्रों में सीखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। विकास परिपक्वता के साथ साथ शिक्षण का भी परिणाम है। अतः यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा होता है, बालकों को पर्याप्त शिक्षण दिया जाता है, तो बालकों का विकास सही ढंग से होता है। तो अगर बालकों का जो विकास है वो सही ढंग से करवाना है तो विद्यालय भी इसमें अहम भूमिका अदा करता है। विद्यालय का जो वातावरण है वो भी बालक के विकास को काफ़ी प्रभावित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला कारक है पास पड़ोस, यानी कि जो आसपास का समाज है हमारा। तो वो देखिए, परिवार व विद्यालय के वातावरण अतिरिक्त बालक के विकास को पास पड़ोस का वातावरण भी प्रभावित करता है। यदि पास पड़ोस अच्छा है तो खेल के साथी और मित्र अच्छे हैं तो बालक की अच्छी सामाजिकता उसमें विकसित होगी। और इसके विपरीत पास पड़ोस अगर खराब है तो बालक बुरी संगत में पड़ करके बालक अपराधी भी बन जाते हैं। तो इस तरह से ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद में अगला कारक है समुदाय। जिस समुदाय में बालक रहता है उसका प्रभाव सीधे तौर पर बालक के विकास पर पड़ता है। समुदाय में रहकर ही वह अपने विकास के विभिन्न आयामों को विकसित कर पाता है। बालक समुदाय के रीति रिवाजों और कानूनों को सीखता है और उनके अनुरूप अपने आप को ढालता रहता है। तो समुदाय भी अपना अहम रोल अदा करता है बालक के विकास को प्रभावित करने में। इसके बाद में बात करते हैं अगले कारक की। अगला कारक है पोषण। तो बालक के विकास पर पोषण का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। पोषण बालक के शारीरिक विकास को ही नहीं अपितु मानसिक विकास को भी अत्यधिक प्रभावित करता है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, पौष्टिक तत्व नहीं लेंगे, तो फिर हमारा शारीरिक जो विकास है वो भी प्रभावित होगा और मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। तो बालक के लिए भरपेट आहार नहीं अपितु उस आहार में सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में उपस्थित होना अनिवार्य है। विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स आदि तत्वों को सही एवं संतुलित मात्रा में बालक को दिया जाना आवश्यक है। तो ये भी एक बड़ा जो कारक है अपने विकास को प्रभावित करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद में अगला कारक है बालक के पालन पोषण की जो रीति है उसके बारे में बात करते हैं। तो बालक के पालन पोषण की रीति भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। माता पिता का बालक के प्रति व्यवहार, उनके पालन पोषण के तरीके, उनके द्वारा दिया गया अवधान, समय आदि बालक के विकास पर भारी प्रभाव डालते हैं। यदि माता पिता बालक से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, तो बालक का विकास सही ढंग से हो पाता है। तो ये भी एक बड़ा कारक है अपने बालक के विकास को प्रभावित करने में। इसके बाद में अगला तत्व आता है परिवार के अन्य भाई बहन जो हैं उनसे किस प्रकार से बालक का विकास प्रभावित होता है। तो इसमें देखिए, बालक का विकास काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि परिवार में उससे छोटे अथवा बड़े भाई बहन कितने हैं, या फिर परिवार में उसका स्थान व जन्मक्रम कौन सा है। प्राय देखा जाता है कि पहला बालक या अंतम बालक की विशेष लाड़ प्यार से पाला जाता है, जिससे उसका समुचित जो विकास है वो अच्छी गति से हो पाता है। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे अथवा तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से हो पाता है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है किशोरों पर परिवार, विद्यालय, संगी साथी समूह है और सामाजिक वातावरण एवं सोशल मीडिया के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहले बात करते हैं परिवार का। तो परिवार देखिए, किशोरों के जीवन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सदस्यों के आपसी संबंध, अर्थोपार्जन के तरीके, सदस्यों की शैक्षिक स्थिति, निवास की व्यवस्थाएं और पारिवारिक निर्णयों के तरीके आदि का किशोरों के विकास पर गहन प्रभाव पड़ता है। ये भी आप अपने आप से रिलेट करके समझ पा रहे हैं। जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, निवास स्थान की कमी के कारण शोरगुल मचा रहता है, पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं रहता है, उसमें किशोर सामान्य बुद्धि के होते हुए भी पिछड़ जाते हैं। क्रोध, चिंता, भय, व्याकुलता और उदासीनता आदि संवेगों के कारण
अपना ध्यान अध्ययन में नहीं लगा पाते हैं तो प्रभावित होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं विद्यालय की। तो विद्यालय में बालकों को भेजने का उद्देश्य समाज स्वीकृत प्रक्रियाओं को विकसित करना होता है। परिवार से निकलने के पश्चात बालक को सामाजिक दायरे का परिचय विद्यालय नामक औपचारिक संस्था से प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करते हैं विद्यालय का वातावरण, अध्यापकों का व्यवहार। अध्यापक व विद्यार्थियों का अंतर्व्यक्तिक जो संबंध है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, संस्थागत जो ढांचा, विद्यालय का दर्शन आदि का प्रभाव किशोरों के विकास पर पड़ता है। आज के समय में प्रत्येक अभिभावक इन सब तत्वों को ध्यान में रखकर बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करता है ताकि उनका विकास प्रभावित ना होवे। इसके बाद में बात करते हैं संगी साथियों के समूह की। तो विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में किशोर किशोरियों में समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये समूह सहपाठी वर्ग के होते हैं। सामान्यतः इन समूहों के सदस्यों के मध्य विचारों एवं स्पेच में समानता पाई जाती है। किशोरों के ये मित्र समूह उनके विकास को प्रभावित करते हैं। जिन किशोर किशोरियों के मित्र एवं सहपाठी नैतिक तथा चारित्रिक वातावरण की दृष्टि से विकसित होते हैं, उनका नैतिक व चारित्रिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बालक एवं किशोर अपने मित्रों एवं सहपाठियों से बहुत कुछ सीखते हैं तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इनके विपरीत जिन किशोरों के मित्र एवं सहपाठी अनैतिक आचरण में लिप्त हो पाए जाते हैं, उन किशोरों पर अपने सहपाठियों का कुप्रभाव पड़ता है और इन किशोरों का विकास मंद गति से होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं सामाजिक वातावरण की। तो सामाजिक वातावरण में किशोर समाज में रहकर लोगों के सोचने, विश्वास करने, व्यवहार करने, कार्य करने आदि के विकल्पों एवं मूल्यों को जानता व बोध करता है। किशोर सांस्कृतिक परंपराओं के साथ सामाजिक परंपराओं को भी सीखता है। व्यक्तित्व के निर्माण में सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश की अपनी भूमिका है। आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इसके बाद में बात करते हैं आगे का पॉइंट पर सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित कर रहा है। तो आज किशोरों के लिए इंटरनेट, मोबाइल आदि का प्रयोग एक साधारण बात बन चुकी है। किशोर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा दिन में कई बार सोशल मीडिया साइट को देखता है अपने स्मार्टफोन के जरिए, और अतः किशोरों के सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर इंटरनेट और मोबाइल का गहन प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ये प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव किशोरों पर पड़ता है। अगर हम मोबाइल का यूज़ या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप का यूज़ अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं, और अगर हम नेगेटिव वे में लेते हैं तो वो हमारा नुकसान करते हैं, हमारे विकास को उससे भी प्रभावित होते हैं। तो ये सब बातें आप आसानी से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बड़ा ही महत्व है। यदि शिक्षक बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखता है तो वह कदापि सफल शिक्षण नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि सफल शिक्षण क्या है। तो सफल शिक्षण वही है जो छात्र की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं या योग्यताओं, यहाँ पर योग्यताएं दो बार हो गया है, तो योग्यताओं के अनुरूप हो और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरी करता हो, तो वही सफल शिक्षण है। इसके लिए व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शिक्षण तभी संभव है जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो। बालकों के व्यक्तित्व भेदों की जो खोज ने शिक्षा के क्षेत्र में निम्न प्रकार से लाभान्वित किया है। पहला बिंदु आता है कक्षा का उचित वर्गीकरण, बालकों की विशेष रुचि पर ध्यान देना, विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना, गृह कार्य उनको देना डेली, और उसके बाद में लिंगगत भेद पर ध्यान देना, बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना, शारीरिक विभिन्नताओं पर ध्यान, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, व्यावसायिक चुनाव में सहायता, और इसके बाद में कक्षा का आकार, नई शिक्षण विधियाँ, विशेष कक्षाएं, पथ प्रदर्शन और निर्देशन, ये सब जो बिंदु हैं इनको ध्यान में रख करके शिक्षण किया जाता है। इन सब के बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है तनाव। तनाव देखिए दोस्तों, मेंटल स्ट्रेस जो है बच्चों में पढ़ाई के तौर पर आ सकता है या फिर घर पर अगर माहौल ठीक नहीं है तो उस वजह से आ सकता है। तो इसके बारे में भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो तनाव एक गंभीर मानसिक भारीपन होता है, दिमाग पर थोड़ा सा भारीपन। व्यक्ति में जब यह पनपने लगता है तब वह निरुत्तर व आकस्मिक खिंचाव के कारण पीड़ित रहने लगता है। यह आकस्मिक खिंचाव संवेगात्मक होता है। जैसे जैसे संवेगात्मक खिंचाव की दर बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिबल की दर भी बढ़ती जाती है तथा जिसका प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ता है, परंतु वह अपने आप को इस खिंचाव या मानसिक तनाव से मुक्त होने में असमर्थ महसूस करता है जब वह व्यक्ति तनाव में होता है। इसके बारे में रोजन व ग्रेगरी के अनुसार एक कथन दिया गया है, जो कथन आप निम्नानुसार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि तनाव में विस्तृत रूप से ऐसी बात या आंतरिक
अनिष्टकारी स्थितियों का बोध होता है जिसके प्रति व्यक्ति का समायोजन कर पाना अत्यधिक मुश्किल होता है। यानी कि अगर आपके सहयोगी ने, आपके साथ के किसी व्यक्ति ने अगर चुभने वाली कोई बात कह दी है तो आप तनाव में आ जाएंगे, या ऐसी कोई बात जो आपको अंदर से प्रभावित करती है। तो इस तरह का इनका कथन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नॉर्मन टैलेंट के अनुसार तनाव में ऐसे दबाव का बोध होता है जिससे व्यक्ति को पर्याप्त रूप से कार्य करते रहने की योजना से एक प्रकार से उसकी संकटग्रस्त योजनाएं हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं तनाव के प्रकारों की। तो पहला प्रकार आता है जैविक प्रकार, जैविक प्रतिबल। जैविक प्रतिबल में आएगा जैसे कोई रोग हो गया, एड्स रोग हो गया या और कोई रोग हो गया, तो रोग से संबंधित जो क्रियाएं सब होंगी तो वो जो तनाव होगा वो जैविक प्रतिबल तनाव में आएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल। तो मानसिक तौर पर जो तनाव आएगा किसी की बात, कोई चुभने वाली बात कहने पर, या इस तरह के जो तनाव होंगे वो मनोवैज्ञानिक प्रतिबल में आएंगे। इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं तनावों को दूर करने के उपायों के बारे में। तो पहला बिंदु यहाँ पर आता है तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियों की बात करते हैं। तो गेट्स एवं अन्य के अनुसार कुछ विधियाँ दी गई है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली विधि है बाधा का विनाश या निवारण विधि, अन्य उपाय की खोज विधि, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन विधि, व्याख्या व निर्णय विधि। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधियाँ। तो गेट्स एवं अन्यों ने कुछ विधियाँ दी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली विधि है शोधन विधि, दूसरी है पृथक्करण विधि, तीसरी है प्रत्यावर्तन विधि, चौथी है द्विवासोपन विधि, और पाँचवें नंबर पर है आत्मीकरण विधि, छठा है निर्भरता विधि, सातवें नंबर पर है औचित्य स्थापन विधि, दमन विधि, प्रक्षेपण विधि, क्षतिपूर्ति विधि। तो ये 10 विधियाँ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से दोस्तों आपका तीसरा लेसन हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में पूरा कर लिया है। अगर आपके पास और अधिक समय बचता है तो आप इन विधियों के बारे में भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, पर कम से कम आपको इस यूनिट में इतने बिंदुओं को ज़रूर से याद करना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और कंप्लीट जो आपको पास मार्किंग जो नंबर है वो आपके आ सकें। तो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर ली है, और इससे पहले के जो वीडियोस थे सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के आप आसानी से सारे वीडियोस को एक साथ देख पाएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो उनके लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आप फर्स्ट पेपर की कंप्लीट पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पर मेरा ओपिनियन आपको यही रहेगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोज़ को एक साथ देखें ताकि आपको सभी बिंदु ठीक तरीके से याद हो जाए, और सुनने से ज़्यादा याद होता है पढ़ने की बजाय, तो ये भी आप जानते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।